चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, इस चैप्टर में हमने लॉन्ग सम्स करना शुरू किए थे कि जिसमें कल पहला क्वेश्चन फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखा था हमने। फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा था और आज फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। उसके बाद वाला क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, नोटबुक साथ में रखो, कल जो रूल्स लिखवाए थे पहले दिन पर वो रूल्स भी साथ में रखो, तो सम करने में इजी रहेगा आपको। फिर देखो कि जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि यहाँ पर दो पार्टनर पहले ही हैं, आस्था और आहना। आस्था एंड आहना दो पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट दी गई है और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने न्यू पार्टनर सोनू को एडमिशन दिया है। आस्था, आहना और सोनू, ये तीन पार्टनर हो गए अब, तो उनके रिलेटेड हमें एंट्रीज करनी है ना। तो उनके लिए जो जो अकाउंट्स अगर पहले बनाने हैं तो वो अकाउंट्स हम लोग तैयार कर लें। जैसे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले आधे पेज पर रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ मुझे कैलकुलेशन करनी है इसलिए वो पेज छोड़ा है मैंने। रीवैल्यूएशन आधे पेज पर कैपिटल अकाउंट तैयार करो, इसमें करंट अकाउंट नहीं है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट जिसमें पर्टिकुलर आस्था, आहना और सोनू, मैंने AAS लिखा है, मीन्स आस्था, आहना और सोनू, ठीक है ना, ऐसे तीनों में लिखा जाएगा। यहाँ पर कैश अकाउंट और आखिरी में बैलेंस शीट, ये चार अकाउंट तैयार करेंगे ना, दो पेज पर ये चार अकाउंट तैयार कर लो तो उसके बाद एंट्री करते जाए। तो इनमें एंट्रीज करें ना, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लियर करेंगे। तो एडजस्टमेंट क्लियर करने के लिए हमेशा पहला एडजस्टमेंट कौन सा आता है कि जो भी नए पार्टनर होंगे वो नए पार्टनर अपने साथ कुछ कैपिटल लेकर आ रहे होंगे, वो पहला एडजस्टमेंट होता है ना। जैसे पहला एडजस्टमेंट है कि सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज अर कैपिटल एंड 7,200 एज अर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, वो 80,000 कैपिटल लेकर आ रहे हैं और बाकी की गुडविल लेकर आ रहे हैं, तो पहले कैपिटल की एंट्री कर देना, गुडविल की एंट्री बाद में। तो कैपिटल 80,000 लेकर आ रहे हैं तो कैपिटल की एंट्री कहाँ करते हैं, दो जगह पर कैपिटल की एंट्री करते हैं हमेशा। कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, स्टार्टिंग में ये दो जगह पर कैपिटल की एंट्री करते हैं कि एक तो कैश लेकर आ रहे हैं तो कैश के डेबिट में लिखते हैं, और सोनू लेकर आ रहे हैं तो उसके कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है ना, कैश के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में, ऐसे लिखा जाता है। तो कैश के डेबिट में यहाँ पर टू और बाय करके लिख देते हैं, ऊपर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखते हैं सोनू कैपिटल अकाउंट। सोनू कैपिटल अकाउंट 80,000, कि ये सोनू लेकर आए 80,000, और वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, यहाँ पर भी टू और बाय लिख दें तो ऊपर एक लाइन छोड़कर लिखते हैं कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट और सोनू में लिखेंगे 80,000, बराबर ना। कैपिटल अकाउंट में नाम कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में नाम कैपिटल अकाउंट, ऐसे हो गया ना। ये कैपिटल लेकर आ रहे हैं और उसके साथ दिया हुआ है वो 7,200 गुडविल लेकर आ रहे हैं कैश में, बराबर। अब जब भी गुडविल की एंट्री हो ना, हर सम में, मैंने कल भी बताया था, हर सम में गुडविल की एंट्री ही आपको इंपॉर्टेंट चेक करनी है, उसमें मिस्टेक मत करना, बाकी की एंट्रीज आपकी नॉर्मली हो जाएगी। गुडविल की एंट्रीज में क्या क्या लॉजिक है, हर सम में कुछ ना कुछ नया आएगा, तो वो चीज़ ध्यान देना। जैसे इसमें भी कि भाई सोनू 7,200 गुडविल लेकर आ रहे हैं कैश में, उसके नीचे देखो न्यू रेशियो भी दिया हुआ है और उसके साथ पूरी गुडविल भी दी गई है 40,000 की। ठीक है ना, पूरी गुडविल दी गई है। ये पूरी गुडविल मतलब न्यू गुडविल है, बिजनेस की, पूरे बिजनेस की गुडविल, जिसमें से पूरे बिजनेस की जितनी गुडविल हो उसका एक हिस्सा वो लेकर आते हैं ना न्यू पार्टनर, बरोबर ना। और गुडविल जब भी बांटते हैं तो गुडविल कैसे बांटते हैं, हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। तो सबसे पहले जब भी गुडविल की एंट्री करनी है तो पहले रफ में सेक्रीफाइस ढूंढ लिया करो कि भाई सेक्रीफाइस रेशियो कितना है। सेक्रीफाइस कैसे ढूंढते हैं, तो वो ढूंढते हैं ना ओल्ड माइनस न्यू। तो देखो न्यू तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 433, ओल्ड दिया हुआ है, ओल्ड ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसका, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब ओल्ड रेशियो इक्वल हुआ, कोई रेशियो कुछ ना दिया हुआ हो तो वो क्या मानेंगे हम लोग, इक्वल रेशियो है। मतलब यहाँ पर जो तीन पार्टनर हो गए ना, आस्था, आहना और सोनू, उसमें उनका ओल्ड रेशियो वो 1:1 इक्वल है, ठीक है ना, ओल्ड रेशियो इक्वल मानेंगे। और जो न्यू रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:3:3। तो इसके हिसाब से अगर सेक्रीफाइस ढूंढे ना कि सेक्रीफाइस ऑफ आस्था, बराबर, पहले जो है वो आस्था का सेक्रीफाइस फाइंड करें, तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो है 1/2 माइनस न्यू है 4 टोटल 10, 4/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8,
अपॉन 2 10 जा 20, तो 10 माइनस 8 2, 2 अपॉन 20, बरोबर। और वैसे ही सेक्रीफाइस ऑफ आहना, ठीक है, आस्था और आहना का सेक्रीफाइस, तो उसका रेशियो है ओल्ड 1/2 माइनस न्यू रेशियो है 3 अपॉन 10, तो इनमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10, 2 3 जा 6 अपॉन 20, 10 माइनस 6 4 अपॉन 20, ठीक है। तो रेशियो ऐसे बनता है कि नीचे के दोनों अगर इक्वल हो जाए, जैसे इसमें 20 20 इक्वल हुआ, तो ऊपर वाले नंबर हमारा रेशियो कहलाता है, मतलब ऊपर 2 और 4 वो हमारा रेशियो हुआ। तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो कितना हुआ, सेक्रीफाइस रेशियो हुआ 2:4, 2:4, या उसे कह सकते हैं 1:2, 2 से कट करो तो 1:2, मतलब जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना वो 1:2 में है, बराबर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज है गुडविल की काउंटिंग में, देखो इस क्वेश्चन में पूरे फर्म की गुडविल दी गई है 40,000, बराबर ना भाई, पूरे बिजनेस की गुडविल 40,000 है। आगे वाला जो कल हमने सम किया था पहला, उसमें पूरे फर्म की गुडविल नहीं थी, उसका क्वेश्चन ऐसा था, भले वो पहले वाला क्वेश्चन देखो, उसमें डायरेक्टली दिया हुआ था कि जो न्यू पार्टनर रुशिल है ना, उसमें आगे वाले क्वेश्चन में 8th वाले क्वेश्चन में न्यू पार्टनर रुशिल है, वो पूरे 24,000 गुडविल का लेकर आ रहा है, कोई न्यू गुडविल या कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बराबर। इसमें दिया हुआ है कि सोनू 7200 गुडविल में लेकर आ रहे हैं और न्यू गुडविल पूरी भी 40,000 है। तो जब भी एक कंप्लीट गुडविल, होल गुडविल दी गई हो ना, तो ये एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट होता है, उस वक्त पहले न्यू पार्टनर की गुडविल काउंट कर लेते हैं, बरोबर ना, पहले न्यू पार्टनर की गुडविल एक तरह से काउंट कर लेते हैं। मतलब देखो कि अगर टोटल गुडविल 40,000 की है, मैं यहीं पे ही काउंटिंग कर रहा हूँ, टोटल गुडविल 40,000 की है, तो न्यू पार्टनर सोनू की गुडविल कितनी हुई, कि गुडविल ऑफ सोनू, सोनू की गुडविल देखे ना तो टोटल 40,000 में उसका हिस्सा होता है ये 3 अपॉन 10, 3/10, मतलब इसको अगर कैलकुलेशन करें ना तो उसकी गुडविल 12,000 की होती है। मतलब कि जो सोनू न्यू पार्टनर है ना, उसे लीगली 12,000 कैश में लेकर आना चाहिए था, गुडविल के 12,000 उसे लाने थे, लेकिन वो कितने लेकर आए, सिर्फ 7,200, बरोबर ना, 7,200 कैश में लेकर आ रहे हैं, टोटल 12,000 नहीं। तो इसका मतलब कि अगर वो 7,200 लेकर आ रहे हैं तो 12,000 में से 7,200 कैश में है और बाकी के 4,800 बाकी रहे उसके, बरोबर। टोटल 12,000 लाने थे, जिसमें 7,200 अभी लेकर आए हैं, 4,800 बाकी है, वो शायद बाद में लेकर आएंगे, बरोबर ना। ये 4,800 कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट है। तो आप लोगों को जो पहले दिन पे मैंने रूल लिखवाए थे ना गुडविल के, उस गुडविल के रूल में था कि अगर कैश में लेकर आए तो क्या एंट्री करते हैं और नहीं लेकर आए तो क्या एंट्री करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में 7,200 कैश में लेकर आ रहे हैं उसकी अलग से एंट्री करेंगे, और 4,800 जो कैश में नहीं लेकर आ रहे हैं उसकी अलग से एंट्री करेंगे। समझ आ रही है बात है, ठीक है ना। यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों की दो दो एंट्री होगी, आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये जब भी टोटल गुडविल दी गई हो ना, जैसे इसमें 40,000 है, तो एक बार ये काउंटिंग जरूर किया करो, ये एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट होता है हमारा, कि भाई इतना कैश में लेकर आ रहे हैं और इतना बाकी है, वो दोनों एंट्री हमें बतानी पड़ेगी, बरोबर। तो सबसे पहले वो कैश में लेकर आ रहे हैं 7,200, पहले उसकी एंट्री कर दें। तो अगर कैश में लेकर आ रहे हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं, कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश के डेबिट में लिखते हैं, नाम लिखते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल 7,200 वो लेकर आ रहे हैं, बरोबर। और बाकी बाकी जो है ये 7,200 वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बांट देंगे। ये 7,200 की दूसरी एंट्री कहाँ आती है, ये क्रेडिट साइड में बांट देते हैं ना ये गुडविल। और कैसे बांटते हैं ये गुडविल, इस सेक्रीफाइस रेशियो में, बरोबर। जो हमने सेक्रीफाइस ढूंढा 1:2 में ऐसे बांट देंगे, बरोबर है। तो इसका सेक्रीफाइस रेशियो में अगर यहाँ बांटे ना तो क्रेडिट में भी लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, और 7,200 को अगर 1:2 में बांट दें तो वो हो जाएगा कुछ 2 and 4 2,400 एंड दूसरा 4,800, 2,400 एंड 4,800 ये हो जाएगा उसमें, बरोबर है।
और दूसरी एंट्री अब करेंगे कि जो 4800 वो कैश में नहीं लेकर आए, ये कैश में लेकर आए तो उसकी दो एंट्री, कैश के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में, वहाँ एंट्री कर दी हमने। अब जो नहीं लेकर आए 4800 उसकी एंट्री करेंगे। अगर न ध्यान आए तो जो मैंने पहले दिन पे रूल्स आपको बोले थे वो रूल्स जो है वो आप लोग निकालो। उस रूल्स में देखो कि कैश नहीं लेकर आ रहे हैं, गुडविल नहीं लेकर आ रहे हैं, तो कहाँ एंट्री करते हैं। तो एंट्री में एक एंट्री कैपिटल के डेबिट में होती है जो गुडविल नहीं लेकर आए उसमें, और दूसरा वो गुडविल भी यहाँ दोनों को बांट देते हैं फिर, बराबर। मतलब 4800 नहीं लेकर आए ना, तो उसको कैपिटल के डेबिट में लिखते हैं, ऊपर एक लाइन छोड़कर। नाम में भले प्रीमियम ऑफ गुडविल ही लिखो, नाम में वैसे पार्टनर का नेम भी लिखा जा सकता है, लेकिन प्रीमियम ऑफ गुडविल ही लिखो तो याद रहेगा कि न्यू गुडविल की कोई भी एंट्री करनी हो ना, 2 एंट्री करनी हो या 4 एंट्री, सब में प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखा करो, तो वो गुडविल की एंट्री अलग से दिखेगी फिर एग्जाम में, बरोबर ना। पार्टनर के नेम ना लिखकर सीधा गुडविल ही लिखा करो, प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो डेबिट में लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल और सोनू में लिखेंगे 4800 जो वो नहीं लेकर आया, बरोबर। 4800 नहीं लेकर आया वो यहाँ पे लिखी जाएगी, और ये 4800 भी क्रेडिट साइड पे बांट देंगे। गुडविल तो बांटनी ही है हमें, भले वो लेकर आए कि नहीं लेकर आए, वो ओल्ड पार्टनर को जरूर बांटते हैं सेक्रीफाइस रेशियो में। तो ये भी प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर ये 48 भी बांट देंगे, 1:2 में बांट देंगे। मतलब 1:2 में अगर बांटें तो एक को आ जाएगा 1600, दूसरे को आ जाएगा 3200, बरोबर। तो ये गुडविल की एंट्री हो गई, ठीक है। कितनी बार अगर आप टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स देखोगे ना, तो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स में यहाँ पर जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग, वो इन दोनों का टोटल करके दिया हुआ होगा प्रीमियम ऑफ गुडविल में, कि दोनों का प्लस करके, शायद टेक्स्ट बुक में वैसा होगा, पर चिंता नहीं है, वैसे प्लस करके लिखो या अलग अलग भी लिखो। अलग अलग लिखोगे ना तो माइंड में याद रहेगा कि हाँ भाई जो कैश में लेकर आया उसकी अलग एंट्री, जो कैश में लेकर आया तो कैश के डेबिट में और इसके क्रेडिट में बांटेंगे, बराबर, सेक्रीफाइस रेशियो में। और जो नहीं लेकर आया तो वो जो है वो यहाँ कैपिटल के डेबिट में और साथ में उसके डेबिट में यहाँ पर क्रेडिट में ही बांटेंगे फिर, बराबर। तो वो लेकर आए या नहीं लेकर आए बांटना तो है ही यहाँ पर। समझ आ रही है ना बात है। ये गुडविल की एंट्री ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर सब में ये गुडविल की एंट्री में ही थोड़ा थोड़ा लॉजिक होगा जो आपको माइंड में रखना है, ओके। तो ये गुडविल की एंट्रीज हो गई ना क्लियर, ये एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। अब आगे का एडजस्टमेंट देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है वो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है, 1 2 3 हो गए गुडविल में। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट 3200। वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम है, मतलब पता है ना, वर्कर्स के लिए थोड़े पैसे अलग करके रखते हैं हम लोग, तो उनमें से अगर वर्कर को देना हो तो दे देते हैं, नहीं तो बाकी का बांट देते हैं हम लोग, ठीक है। न देना हो तो बांट देते हैं, कल वाले सब में ऐसे किया था ना। तो यहाँ वर्कमैन कंपेंसेशन ऊपर देखो बैलेंस शीट में वो दिया हुआ है 4800 का, 4800 का वर्कमैन कंपेंसेशन हमारे पास है, जिसमें से क्लेम आया है 3200 का, एडजस्टमेंट में है ना 3200। मतलब 48 में से 3200 वर्कर्स को देने हैं हमें, और बाकी जो 1600 बचेंगे ना हमारे, वो क्या करेंगे, तो वो पार्टनर्स को बांट देंगे। ये रिजर्व है, रिजर्व का अगर कुछ यूज ना होता हो तो उसे पार्टनर्स को बांट देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, वर्कमैन कंपेंसेशन ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में आएगा आपको, तो ध्यान देना, जितना क्लेम देना है तो उसे दे देंगे, और जिसको देना है ना तो कहाँ पे लिखेंगे उसे, लायबिलिटी में। 3200 देने हैं तो उसे लायबिलिटी में लिखेंगे, और बाकी जो 1600 बचेंगे ना तो उसे हम लोग यहाँ पे बांट देंगे, कैपिटल में बांट देंगे उसे, बरोबर। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर पहली एंट्री लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, WCC, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, जो आया 3200 का, बरोबर। 3200 उनको देने हैं और बाकी के 1600, ये कैलकुलेशन माइंड में ही करनी है, लिखना नहीं है कहीं। बाकी जो 1600 आए हैं वो 1600 यहाँ पे बांट देंगे हम लोग कैपिटल में, क्रेडिट साइड पे बांटेंगे। लायबिलिटी की कोई भी चीज बांटनी हो ना तो वो क्रेडिट पे ही बांटते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वो यहाँ 1600 बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, तो ये चीज याद रखो, गुडविल के अलावा, ये गुडविल हमने बांटी वो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटी हमने, गुडविल के अलावा कोई भी चीज बांटनी हो ना तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं। अब सेक्रीफाइस नहीं देखना है,
अब 1:2 नहीं, वो हो गया, वो गुडविल में हो गया। अब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, मतलब जो 1600 बचे ना, वो इन दोनों को, आस्था और आहना को ओल्ड रेशियो में देंगे। ओल्ड रेशियो कौन सा है हमारा? इक्वल है, 1:1। तो ये 1600 दोनों को दे दिया जाएगा, कितना? 800 एंड 800, बराबर। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वो 800 दोनों को मिल गया। समझ आई एंट्री? 3200 वर्कर को दिए, बाकी जो 1600 बचे वो यहाँ बांट दिए हमने पार्टनर्स को। क्लियर? वर्कर की ये एंट्री याद रखना। फिर उसके बाद दिया हुआ है नंबर 5 में, आस्था विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एज 19,200। आस्था वो इन्वेस्टमेंट ले जा रहे हैं, 19,200 का इन्वेस्टमेंट वो ले जा रहे हैं। फिर ठीक है, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट ले जा रहे हैं ना, तो ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, ऊपर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 20,000 का। 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, वो 20,000 का इन्वेस्टमेंट आहना आहना है, सॉरी आहना 19,200 में ले जाते हैं। होता है ना भाई, बिजनेस में जो है वो जब रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, सब चीज़ों की नई वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कुछ पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, कुछ पुरानी चीज़ें हैं, वो कोई पार्टनर कहता है ये चीज़ मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। और कितनी बार होता है भाई, फर्नीचर 10,000 का है तो पार्टनर कहेगा चलो ना पुराना फर्नीचर है, मैं 9,000 दे के ले जाऊँगा, 1,000 का तो नुकसान हुआ ना वहाँ पे, बराबर ना। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि इन्वेस्टमेंट 20,000 का था, वो 20,000 का इन्वेस्टमेंट आहना वो 19,200 में ले जाते हैं, मतलब 800 रुपये कम देकर। ठीक है, तो अब इन्वेस्टमेंट ले जा रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया ना, अब बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आहना का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसलिए अब एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे। एसेट्स में यहाँ बैलेंस शीट में तो बैलेंस लिखते हैं ना आखिरी में, इन्वेस्टमेंट कितना बचा, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट कुछ बचा ही नहीं, पार्टनर ले गया, तो इसलिए एसेट्स में नहीं लिखेंगे। ये कहाँ लिखेंगे? पार्टनर में लिखेंगे, पार्टनर ले जा रहा है वो, बरोबर। तो पार्टनर ले जा रहा है तो उसके डेबिट में एक ड्राइंग की तरह हुआ, ये वो लेके जा रहा है मतलब ड्राइंग की तरह कहलाया ना, तो उसके डेबिट में लिखा जाएगा। डेबिट में इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, और आस्था और आहना में, आहना में सिर्फ लिखेंगे 19,200। भाई 19,200 में वो इन्वेस्टमेंट लेके गए। अब 20,000 का इन्वेस्टमेंट 19,200 में लेके गए, मतलब 800 रुपये का नुकसान ना। वैसे अगर कोई नुकसान हो तो हम लोग रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी नोट करना कि इन्वेस्टमेंट पे कुछ भी नुकसान हो ना, तो एक बार बैलेंस शीट चेक किया करो, क्या इन्वेस्टमेंट का कोई रिजर्व वगैरह है, क्या इन्वेस्टमेंट का रिजर्व है। रिजर्व मतलब क्यों रखते हैं हम लोग, कि कुछ नुकसान हुआ तो उसमें से भरपाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ है बैलेंस शीट में, तो है देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हमारे पास, कितना? 1,600 रुपये का है। ये 1,600 रुपये क्यों अलग किए थे हमने, क्यों रिजर्व रखा था, कि अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ नुकसान हुआ ना, तो वो नुकसान इसमें से भरपाई करेंगे, इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो हुआ ना नुकसान, 20,000 का इन्वेस्टमेंट ये 19,200 में लेके गए, मतलब 800 रुपये का नुकसान हुआ। वो 800 रुपये का नुकसान अब रीवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास अलग पैसे पड़े हैं, 1,600 अलग पड़े हैं, उसमें से 800 कवर कर लेंगे। उसकी एंट्री कहीं नहीं करते, उसकी एंट्री कहीं बताते नहीं हैं, बस उसको लिख देते हैं कि हाँ भाई ये 800 रुपये जो है वो कवर हो गए उसमें से, रीवैल्यूएशन में नहीं। और ये भी रिजर्व है कि 1,600 के रिजर्व में से अगर 800 रुपये का कवर हो गया ना, बाकी जो 800 बचे वो 800 पार्टनर्स को बांट देते हैं। वर्कर का रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट का रिजर्व होता है, जितना नुकसान हो वो नुकसान उसमें से चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर में ही माइनस कर लेंगे और बाकी का बांट देंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये लॉजिक ध्यान रखना, एक वर्कर में एक इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट के अंदर भी 800 रुपये का नुकसान हुआ तो उस 1,600 में से 800 माइनस, खुद ही माइंड में ही उसे माइनस कर देंगे, कहीं लिखना नहीं है। और बाकी जो 800 बचे वो 800 इनको बांट देंगे हम लोग, बरोबर ना। अगर नुकसान ना होता ना कुछ तो पूरे 1,600 बांट देते, पर 800 का नुकसान हुआ तो बाकी के 800 बांट दिए जाएंगे। यही क्रेडिट में बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 800 को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, मतलब इन दोनों को 400-400 में बांट देंगे हम लोग, बरोबर। दोनों को 400-400 में बांट दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये थियरी ध्यान देना, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन से इसलिए इतने डिटेल में समझा रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में यही चीज़ रिपीट होती जाएगी, वर्कर और इन्वेस्टमेंट में खास, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब ये हो गया, इन्वेस्टमेंट का भी क्लियर हो गया, यहीं पे ही एंट्री आएगी सिर्फ, बरोबर। अब उसके बाद की एंट्री देखें,
उसके बाद ऐसा दिया हुआ है कि अकर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400 इज नॉट रिकॉर्डेड। अकर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अकर्ड मतलब मिलने वाला है, आउटस्टैंडिंग है, बराबर। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है, देखो इन्वेस्टमेंट अलग होता है, उसका इंटरेस्ट अलग एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट में प्लस माइनस नहीं करते, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट में मत किया करो, इंटरेस्ट को अलग ही लिखा करो। तो मतलब ये 2400 रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला है, बाकी है। तो अगर कोई इनकम बाकी हो तो उसे कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में। अगर कोई एक्सपेंस बाकी हो, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, तो लायबिलिटी में लिखते हैं। लेकिन अगर इनकम आउटस्टैंडिंग हो तो यहाँ लिखते हैं ना एसेट्स में, बरोबर ना। तो ये 2400 रुपए की इनकम मिलने वाली है, तो उसे यहाँ पे लिखेंगे, एसेट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400, बराबर। भले वो इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर आहना लेके गए हैं, लेकिन अभी तक ये जब लेकर गए तब तक तो इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस का ही था ना। तो तब तक जो इंटरेस्ट मिला तो वो इंटरेस्ट भी तो बिजनेस को ही मिलेगा ना, आहना को थोड़ी मिलेगा वो, बराबर ना। तो ये जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बिजनेस का ही लिखेंगे कि बिजनेस को मिलना बाकी है। तो इसलिए एक एसेट्स में लिखा इनकम मिलना बाकी है, और दूसरा ये फायदा हुआ, एडजस्टमेंट है तो दो एंट्री तो बतानी ही पड़ेगी। दूसरा ये बेनिफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे, फायदा हुआ ना ये, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में यहाँ पर भी टू और बाय करके लिख दें। क्रेडिट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400, बरोबर। आ रहा है ध्यान, ये भी एडजस्टमेंट क्लियर। अब उसके बाद का एडजस्टमेंट है, एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल ऑफ 2000 व्हिच वाज ड्रॉन बाय क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट समझो, एक छोटी सी थियरी समझना है इस एडजस्टमेंट में। आपको पहले तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल्स, इन दोनों में फर्क पता है। क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल दोनों को हमें पैसे देने ही हैं, ठीक है ना, दोनों को हमें पे करना है। लेकिन क्रेडिटर्स कौन, जिनसे हम परचेज करते हैं ना, उनको हमने सिर्फ ओरली प्रॉमिस किया है कि भाई मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दूंगा, सिर्फ ओरली कहा है। कोई जो है वो रिटर्न एग्रीमेंट, कुछ जो है वो साइन वगैरह कुछ भी नहीं हुई, ओरली मैंने उसको कहा कि भाई मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, बराबर ना, वो हमारे क्रेडिटर हैं। अब 2 महीने बाद एग्जैक्ट पैसे दूंगा या नहीं दूंगा ये फिक्स नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे, 15 दिन, एक आध महीना भी आगे पीछे हो जाए, कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना। क्रेडिटर वो होते हैं। लेकिन बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल भी वही जिसको हमें पैसे देने हैं, उनसे भी हमने उधार पे खरीदा ही है, परचेज किया है। लेकिन परचेज करते वक्त हमने एक एग्रीमेंट बनाया, एक बिल, एक नोट बनाया, जिसमें मैंने साइन करके दिया कि भाई इस तारीख को एग्जैक्ट मैं आपको पैसे दूंगा, बरोबर ना, ऐसा साइन करके दिया है। और जैसे अगर मैंने साइन करके दिया है ना, तो कंफर्म मुझे उसी तारीख को पैसे देने हैं, एक भी दिन आगे पीछे नहीं। अगर जो है वो थोड़ा लेट वगैरह हुआ ना, तो वो मुझ पे केस कर सकता है, मुझ पे चार्जेस लगा सकता है, या और कोई भी लीगल एक्शन वो ले सकता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स होते हैं ना, उनको भी पैसे देने ही हैं, लेकिन कंफर्म नहीं होता, थोड़े दिन आगे पीछे, 15 दिन, महीना भी आगे पीछे हुआ तो भी ठीक है। लेकिन बिल्स पेएबल होते हैं, उन्हें कंफर्म उसी तारीख को ही पैसे देने होते हैं हमें, बरोबर। तो इसीलिए क्रेडिटर में जब हम परचेज करते हैं ना, जिनका बिल बन गया हो ना, तो उसको बिल पेएबल में अलग से लिखते हैं। तो अब यहाँ पर वही आपका एडजस्टमेंट है कि एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल ऑफ 2000 व्हिच वाज ड्रॉन बाय क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड, कि एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल ऑफ 2000, कि भाई बिल्स पेएबल हैं 2000 के, कोई क्रेडिटर ने एक्सेप्ट किए थे जो हमने लिखना भूल गए। मतलब कोई क्रेडिटर था जिसके लिए हमने परफेक्ट बिल बना दिया 2000 का, तो अगर क्रेडिटर का बिल बना दिया ना, तो उसे क्रेडिटर के लिस्ट में नहीं, उसे बिल्स पेएबल के लिस्ट में लिखा जाता है। तो ये एडजस्टमेंट क्या हुआ पता है, कि अगर बिल तैयार हो गया ना, तो ये 2000 क्रेडिटर में से माइनस करने होंगे। अब वो क्रेडिटर की लिस्ट में नहीं रहेंगे, बिल बन गया उसका, तो क्रेडिटर में से माइनस और बिल्स पेएबल में उसे प्लस करना होगा, बराबर ना। क्रेडिटर में से माइनस करना होगा और बिल्स पेएबल में उसे प्लस करना होगा। आ रहा है ध्यान। और क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दोनों यही लिखे जाते हैं लायबिलिटी में, एक ही जगह पे, एक में से माइनस और दूसरे में प्लस। तो हमारे जैसे क्रेडिटर दिए हुए ना 12,000 के, तो यहाँ पर लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिखेंगे, क्रेडिटर्स 12,000 और उसमें से माइनस बिल्स पेएबल, के बिल्स पेएबल, बिल्स जिसके बन गए वो 2000 के बिल्स बन गए, तो उसे क्रेडिटर की लिस्ट में से हटा देंगे।
अब क्रेडिटर 10,000 के हैं, बराबर, और वहीं पे ही बिल्स पेएबल लिखेंगे कि बिल्स पेएबल, वो बिल्स पेएबल कितने दिए हुए हैं, 6,000 के दिए हुए हैं, 6,000 के, तो बिल्स पेएबल 6,000 के हैं, उसमें प्लस कर देंगे क्रेडिटर्स कि भाई वो क्रेडिटर्स जिसका बिल बन गया 2,000 का, तो अब 8,000 वो हो गया बिल्स पेएबल। ये एंट्री ऐसी हुई कि जिसमें एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करनी थी, दोनों एक ही प्लेस पे, क्रेडिटर में से माइनस, बिल्स पेएबल में प्लस। मतलब अब जो ये 8,000 हुए ना, पहले पैसे इन्हें चुकाते हैं क्योंकि इनका बिल बना हुआ है, लीगल जो है वो साइन की हुई है। अगर इनको पहले पैसे नहीं दिए तो वो हम पे केस भी कर देंगे फिर, ठीक है ना, इसलिए पहले इनको पैसे देने पड़ेंगे। ये क्रेडिटर 10,000 के हैं, इनको थोड़ा सा लेट दिया, 1 हफ्ता 15 दिन लेट पैसे चुकाए ना, तो भी चलता है फिर। आ रही बात समझ में? तो ये ध्यान देना, ये वाला एडजस्टमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, पर ध्यान देना इनमें, ठीक है। अब उसके बाद दिया हुआ है कि बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। अच्छा, अब ये भी एडजस्टमेंट नया है, इस पूरे सम में नए नए एडजस्टमेंट आ रहे हैं आपके, कि भाई बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू, कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 20% कम है। तो बुक वैल्यू कितनी है, वो जो है आपके बैलेंस शीट में दी गई है, जो बैलेंस शीट में होती है ना वो बुक वैल्यू होती है, और मार्केट वैल्यू कितनी वो नहीं पता, वो हमें ढूंढनी होती है। मार्केट वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू, रीवैल्यूएशन वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 20% कम है, मतलब मार्केट वैल्यू 20% ज़्यादा हुई ना, ऐसा ना, बराबर ना। और यहाँ पर हमें मार्केट वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन मार्केट वैल्यू ढूंढनी हो ना ऐसी कंडीशन में तो डायरेक्ट 20% ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अलग से एक रूल आता है इसका, समझो। ये जो रफ वर्क है इसे रफ करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो कि इस एडजस्टमेंट में जैसे दिया हुआ है कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 20% कम है, ठीक है। देखो कोई भी एसेट हो ना, उन एसेट्स की दो वैल्यू होती है, एक बुक वैल्यू होती है और एक मार्केट वैल्यू होती है। यहाँ पर ऐसा है कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है, मतलब लैंड बिल्डिंग की जितनी मार्केट वैल्यू है ना, कितनी है नहीं पता, वो ढूंढना है हमें। जितनी मार्केट वैल्यू है उसके 20% कम करो तो वो बुक वैल्यू मिलती है, और बुक वैल्यू दी गई है। बुक वैल्यू मतलब जो आपके बुक में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, लैंड बिल्डिंग 40,000 दिया हुआ है, मतलब बुक वैल्यू लैंड बिल्डिंग की 40,000 है, तो मार्केट वैल्यू के 20% कम करो तो वो यहाँ आता है 40,000 आता है, लेकिन किसके 20% वो नहीं पता है, बरोबर। तो मार्केट वैल्यू ढूंढने के लिए अगर इसके 20% कम करो 40,000 तो इसके 20% बढ़ा दो ये मिल जाएगा, ऐसा मत करना, वो गलत होगा, बरोबर ना। ये कम हो रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके 20% बढ़ा देंगे तो नहीं होगा। जैसे चलो एक चेक करते हैं, इसके 20% बढ़ा दो, तो 40,000 के अगर 20% बढ़ा दें तो वो हो जाएंगे 48,000। कितने हो जाएंगे 48,000, 20% बढ़ा दे दो। लेकिन फिर अगर क्रॉस चेक करो ना उल्टा, कि 48,000 में से अब 20% माइनस करो, ये मिलेगा 40,000, नहीं होगा। 48 में से 20% माइनस करो, ये नहीं होगा फिर, तो इसलिए सीधा 20% बढ़ाते नहीं है, ये 48,000 गलत है हमारा। जब भी मार्केट वैल्यू ढूंढनी हो तो मार्केट वैल्यू के लिए एक सपोज वाली मेथड करते हैं, सिंपल एक सपोज वाली मेथड आगे भी सम में आएगा। जब भी मार्केट वैल्यू ढूंढनी हो तो ऐसे करते हैं कि सपोज मार्केट वैल्यू 100 है, कि चलो मार्केट वैल्यू 100 है और बुक वैल्यू उससे 20% कम है ना, 20% कम मतलब -20 करेंगे तो 80 रुपीज़ वो बुक वैल्यू हुई। 20% कम मतलब 20 रुपये कम करो तो 80 रुपीज़ वो बुक वैल्यू हुई। फिर एक इक्वेशन बनाते हैं कि जब बुक वैल्यू 80 रुपीज़ थी तब मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ हुई। ऐसा इक्वेशन बनाते हैं, जब बुक वैल्यू 80 तब मार्केट वैल्यू 100, तो जब बुक वैल्यू ओरिजिनल 40,000 तब मार्केट वैल्यू कितनी, हाउ मच, बराबर। ऐसे इक्वेशन बन सकती है ना, जब बुक वैल्यू 80 तो मार्केट वैल्यू 100, तो जब बुक वैल्यू 40,000 तो मार्केट वैल्यू कितनी। उसके लिए अब जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई, कि 40,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80, 40,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय 80, ऐसे ना। और इनका अगर कैलकुलेशन करें ना 8 5 मतलब ये हो जाएगा 50,000 रुपीज़।
कि लैंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी मिली पता है, 50,000, ये न्यू वैल्यू हुई। अब क्रॉस चेक करना हो तो आप कर लो कि मार्केट वैल्यू अब 50,000 है, कि 50,000 में से 20% कम करो, अब देखो 40,000 करेक्ट आ रहा है जो बुक वैल्यू दी गई है, बरोबर ना। ये बुक वैल्यू 40,000 थी ना, तो 50,000 के कम करो तो क्या आ रहा है ना 40,000। पहले 48 आंसर लिखो तो वो गलत हो जाता है, आ रहा है ध्यान। मतलब नई मार्केट वैल्यू 50,000 की हुई, लैंड बिल्डिंग 40,000 की थी, अब 50,000 हो गए, मतलब 10,000 इंक्रीज हुआ, 10,000 का फायदा हुआ, वो ओवरऑल हमें बताना है ना, बराबर ना। हम मेंशन करते हैं मार्केट वैल्यू, भाई मार्केट वैल्यू ज़्यादा हुई या कम हुई, तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा हुई, 10,000 ज़्यादा हो गई उससे, ठीक है। वो लैंड बिल्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में, यहाँ पे लिखेंगे कि लैंड बिल्डिंग वो 40,000 थी और प्लस प्लस उसमें इंक्रीज हुआ 10,000, 10,000 इंक्रीज, तो वो लैंड बिल्डिंग अब हो गई नई 50,000 की, ये मार्केट वैल्यू। और 10,000 का फायदा हुआ तो वो फायदा लिखते हैं यहाँ रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बराबर ना। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं 10,000 का फायदा, कि यहाँ पर लैंड बिल्डिंग, वो लैंड बिल्डिंग में 10,000। हरे बात समझ में क्लियर हो रहा है ना कि मार्केट वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। ध्यान देना, ये रूल, ये मेथड ध्यान रखना, जब भी मार्केट वैल्यू ढूंढनी हो ना हमें, तो इस तरह से ढूंढेंगे। मार्केट वैल्यू भले कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो, मार्केट वैल्यू कभी भी ढूंढनी हो तो इसी मेथड से फाइंड करेंगे, ये माइंड में रखना, ठीक है। अब उसके बाद का एडजस्टमेंट, आखिरी एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4800 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम में 4800 अगले साल के हैं, अगले साल मतलब प्रीपेड हुआ ना, ये प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, भाई एडवांस में हमने एक्सपेंस दे दिया है ये 4800 का। और प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं, तो वो लिखते हैं एसेट्स में, ठीक है ना। प्रीपेड एक्सपेंस हो तो वहीं पे ही लिखा जाता है ना, कि यहाँ पर लिख दिया जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है हमने एडवांस में, 4800 का, तो वो 4800, 4800, बराबर। और इसकी दूसरी एंट्री, तो ये भी बेनिफिट है, एडवांस में दिया है तो ये फ़ायदा ही हुआ ना, फ़ायदा हुआ तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, तो 4800, बराबर। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया ये, आ रही ना बात समझ में, ये क्लियर ना। अब ये एडजस्टमेंट सब क्लियर हुए, एडजस्टमेंट क्लियर हुए तो अब क्या करें, अब बैलेंस शीट में जो जो बचा है उसकी एंट्री करते जाएं हम लोग। तो अब बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी साइड की चीज़ें लिखते जाए ना, तो पहले कैपिटल अकाउंट दिया हुआ आस्था और आहना का 76,000 एंड 48,400, तो वो कैपिटल अकाउंट कैपिटल में लिखे ना, ऊपर पहली लाइन में लिखते हैं हम लोग कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, आस्था में 76,000 और आहना में 48,400, ठीक है। ये आस्था और आहना का कैपिटल लिखा। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वो लिख दिया था हमने, ये तो बांट दिया ना, जितना बचा था वो क्लेम देकर बाकी का बांट दिया था, वो हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो भी हमने बांट दिया था, जितना जो है वो नुकसान हुआ था इन्वेस्टमेंट का 800 रुपये का, वो कट करके बाकी 800 बांट दिए थे 400 400 में, बरोबर ना, ये भी हो गया था। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड नहीं बांटते, प्रोविडेंट फंड वर्कर को देते हैं, पता है जब वर्कर रिटायर होते हैं तो उन्हें पैसे दिए जाते हैं, वो प्रोविडेंट फंड, तो वो बांटते नहीं है, वो लायबिलिटी है हमारी, ठीक है। जो चीज़ न बांटनी हो तो वो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में ही। तो प्रोविडेंट फंड 6400 वो यहाँ पे लिखा जाएगा, प्रोविडेंट फंड वो आएगा 6400 का, वो यहाँ पर, बराबर। प्रोविडेंट फंड के बाद है बेड डेब रिजर्व 8,000 का, बेड डेब रिजर्व, तो बेड डेब रिजर्व देखो दो जगह पर लिखते हैं, या तो डेप्टर में से माइनस करके लिखो तो भी करेक्ट है, बेड डेब रिजर्व डेप्टर में से माइनस करके लिखते हैं, डेप्टर्स यहाँ लिखा जाता है, उसमें से माइनस करो तो भी ठीक है, और इसमें अलग लायबिलिटी में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आप अलग से लायबिलिटी में लिख दो तो भी करेक्ट है, दोनों का आंसर सही हुआ, बरोबर ना। एक सही हुए दोनों सिचुएशन, तो आप कैसे भी लिखो, भले यहाँ लायबिलिटी में दिया हुआ है तो मैं भी लायबिलिटी में लिख दूँ कि बेड डेब रिजर्व है 8,000 का, तो वो बेड डेब रिजर्व, ये बेड डेब रिजर्व हो गए 8,000, बरोबर।
उनके बाद है क्रेडिटर्स 12,000 के, तो क्रेडिटर्स लिख दिया हमने, बिल्स पेबल 6,000 था वो भी लिख दिया हमने। अब एसेट साइड की चीज़ें जिसमें सबसे पहले गुडविल है, गुडविल ये ओल्ड गुडविल है, तो ओल्ड गुडविल क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है ना, ओल्ड गुडविल तो बांट देते हैं ना। और एसेट्स की कोई भी चीज़ बांटनी हो ना तो उसे डेबिट साइड पे बांटते हैं, लायबिलिटी की कोई भी चीज़ बांटनी हो तो वो क्रेडिट पे। तो गुडविल एसेट्स में है उसे यहाँ बांटेंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ गुडविल लिखेंगे ओल्ड गुडविल में। और गुडविल में 8400 है जो ओल्ड रेशियो इक्वल है, इक्वल रेशियो है, तो वो इक्वल रेशियो में उसे बांट देंगे। 8400 अगर बांटे तो वो बांटेंगे 4200 दोनों में, 4200 वो दोनों को मिल जाएंगे, बरोबर। गुडविल हो गया। उसके बाद लैंड बिल्डिंग वो लिख दिया हमने, लैंड बिल्डिंग। फिर मशीनरी 32,000 वो नहीं लिखी थी तो वो एसेट्स में लिख दें कि मशीनरी 32,000 वो एसेट्स में लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 20,000 का है, तो इन्वेस्टमेंट हो गया था, इन्वेस्टमेंट वो पार्टनर आहना लेके गए थे ना, वो लिख दिया। फिर डेप्टर्स 25,200, तो डेप्टर्स यहाँ पे लिख देते हैं कि डेप्टर्स वो आ जाएगा 25,200, बराबर। ये डेप्टर्स हो गए। डेप्टर्स के बाद स्टॉक 14,400 वो भी वहीं पे ही लिख देंगे, स्टॉक 14,400 का, ठीक है, स्टॉक हो गया। उसके बाद कैश 16,000, कैश है तो कैश अकाउंट में ही लिखा करो, कैश और बैंक उसे यहीं लिखते हैं कैश अकाउंट में। तो ये कैश कितना 16,000 दिया हुआ है, वो स्टार्टिंग का बैलेंस, तो डेबिट में कैश का बैलेंस डेबिट में लिखते हैं, यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 16,000, 16,000 का कैश है यहाँ पर, बरोबर। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, ये कल भी आया था। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस अगर एसेट्स में एक्सपेंस दिए हुए हैं, एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं तो उसे बांट देते हैं, ठीक है ना, उसे पार्टनर्स को बांट देते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हम लोग बांट देंगे, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस एसेट्स में है ना, तो वो डेबिट साइड पे बांटेंगे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, तो यहाँ पर बांट दें एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर कितने हैं 3200, तो वो 3200 इक्वल रेशियो में दोनों को 1600 आ जाएगा, 1600 एंड 1600, बरोबर ना। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो मतलब वो भी बांटना ही है भाई, पुराना कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ होगा या लॉस पड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, वो हमें बांटना है। एसेट साइड पे है मतलब लॉस होता है वो, कि वो हमें बांट देना है फिर। तो ये भी 4,000 है, एसेट्स पे दिया हुआ है मतलब डेबिट में ही बांटेंगे फिर, ठीक है ना, डेबिट में बांटेंगे कि यहाँ पर एसेट्स में P&L अकाउंट वो 4,000 दोनों को बांट दिया जाएगा, 2,000 एंड 2,000 ये दोनों को दे देंगे, बरोबर। ये क्लियर ना, सब क्लियर हो गया कि एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गया, बैलेंस शीट भी क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन था जिसमें थोड़े से लॉजिकल एडजस्टमेंट और ये सब एंट्रीज दी गई थी, पर हर एक एंट्री फिर से ध्यान देना और सब एंट्री हो जाए। अब क्या करें, तो अब क्लोजिंग करें उसे, अब क्लोजिंग करें ना, रीवैल्यूएशन को क्लोज करके कैपिटल में लेकर आए, तो पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करें हम लोग, तो इस साइड का टोटल करें पहले, तो इस साइड का टोटल आ जाएगा 10 और 2 12 और 4 16, 16 एंड 12 17, 17,200, बरोबर। यहाँ का टोटल 17,200, यहाँ पर भी 17,200 आ जाएगा, और इस 17,200 में से कुछ माइनस में नहीं है तो यहाँ पर भी 17,200 ही लिखेंगे, जहाँ पे लिखा जाएगा ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट जो आस्था और आहना को बांट देंगे हम लोग, ठीक है ना, इन दोनों को बांट देंगे। कैसे, तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, इसे भी ओल्ड रेशियो में बांट दें, तो इसे ओल्ड रेशियो मतलब इक्वली बांट दें, तो इक्वली बांट दें तो इसको आ जाएगा 8,600 और इसे भी 8,600, बरोबर। ये प्रॉफिट हो गया ना। अब इस प्रॉफिट को ले जाएंगे कैपिटल में, ये डेबिट में है ना तो उसे यहाँ क्रेडिट में ले जाएंगे, यहाँ क्रेडिट में ले जाएंगे डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट 8,600 दोनों को। अब क्या करें, तो अब एक एक करके क्लोज करें ना, आस्था आहना और सोनू
उनको एक एक करके क्लोजिंग करें, जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को यहाँ लेकर जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे अगर इनकी क्लोजिंग करें, पहले जो है वो आस्था की क्लोजिंग करें, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल भाई 10 10 और 10 20 और 8 पर 2 8 और 2 10 10 एंड और 9 19 ऊपर 1 और 8 89,800 बराबर आस्था का टोटल, वो भी यहीं पर ही 89,800। और 89,800 में से ये सब माइनस करेंगे हम लोग बराबर। तो ये अगर माइनस करें 800 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 7 7 कट, मतलब हो जाएगा कि 82,000। यहाँ पर बचेगा पूरा 82,000। ये 82,000 के सामने लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, भाई ये बैलेंस आगे लेके जाएंगे। ठीक है, आस्था का 82,000, आहना की क्लोजिंग करें, यहाँ पर भी ये 12 और 2 14 14 और 10 24 24 और 32 32 पर 3 11 11 एंड 4 15 और 3 18 18 एंड 8 तो 6 ऊपर 2 2 यहाँ पर 6 66 200, यहाँ पर भी आ जाएगा 66,200 और 66,200 में से ये सब माइनस करेंगे, जो आएगा 39,200। ठीक है ना, ये आहना का टोटल। वैसे ही अब सोनू को, तो सोनू में यहाँ पर सिर्फ 80,000 है, ये 80,000 यहीं पर ही लिखेंगे 80,000। और इस 80,000 में से 4,800 अगर माइनस करें तो बचेगा 75,200। ठीक है ना, ये इसका टोटल। तो ये जो बैलेंस आया, ये जो टोटल आया, उसे ट्रांसफर कहाँ करते हैं, लायबिलिटी में। यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे कि ऊपर कैपिटल अकाउंट में आस्था का आया 82,000, आहना में आया 39,200 एंड सोनू में 75,200 बराबर। ये तीनों का टोटल, जो तीनों का टोटल अब बाहर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखें तो ये 400 और यहाँ पे हो जाएगा 11 और 16 ऊपर 1 8 और 8 16 और 19, मतलब 1,96,400 1,96,400। ये कैपिटल अकाउंट आ गया यहाँ पर। और आखिरी में अब कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, जो कैश अकाउंट क्लोज करके यहाँ एसेट्स में लेकर आएंगे, आखिरी वो ना। तो इसका टोटल आएगा 80 और 7 87 87 एंड 10 97 एंड 6 103, मतलब 1,03,200। और वही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 1,03,200। उसमें से कुछ माइनस नहीं है तो यहाँ पर भी 1,03,200 और सामने लिखा जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो हम लोग एसेट्स में करेंगे। एसेट्स में यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट, जो आएगा 1,03,200 एंड फाइनली फिर इन दोनों साइड का टोटल जो इक्वल आना चाहिए। तो इस साइड का अगर टोटल करें ना, मैंने किया था वो टोटल कि इस साइड का टोटल आएगा 2,32,200, यहाँ का टोटल 2,32,200 और वैसे ही इस साइड का टोटल भी आएगा 2,32,200 बराबर। दोनों का टोटल इक्वल आया, मतलब हमारा सम करेक्ट है। ठीक है ना, आ रहा है ना ध्यान, कैसे करना है पूरा वो समझ में आया ना। ये क्वेश्चन खास ध्यान देना, अच्छी तरह से समझना है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस थे, नए नए पॉइंट्स थे कि जैसे ये मार्केट वैल्यू ढूंढना, गुडविल की एंट्रीज करना, ये रिजर्व बांटना, इन्वेस्टमेंट की एंट्री, सब नए नए पॉइंट थे। ये सब पॉइंट आगे के सम में रिपीट होते रहेंगे आपके, तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छी तरह से ध्यान देना। ये क्वेश्चन लिख लो, फिर इसके रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चंस हैं, आगे के सम्स हैं, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।